हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल MK स्मार्ट क्लासेज में। दोस्तों, पिछली क्लास में हमने गुर्जर प्रत्याहार वंश की उत्पत्ति, गुर्जर प्रत्याहार वंश से संबंधित अभिलेख और गुर्जर प्रत्याहार वंश की वंशावली की जानकारी हमें कहाँ से मिलती है, उनके बारे में हमने पिछली क्लास में अच्छे से पढ़ लिया है। अगर दोस्तों आपने वो क्लास नहीं देखी हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे रखा है, आप जाकर वो क्लास देखोगे तो आपको ये क्लास अच्छे से समझ में आएगी। और दोस्तों, इस क्लास में हम गुर्जर प्रत्याहार वंश की वंशावली के बारे में पढ़ेंगे कि गुर्जर प्रत्याहार वंश में कौन से शासक ने कौन सी राजधानी बनाई और कौन से शासक ने कौन सा युद्ध लड़ा और कौन से शासक ने कौन से अभिलेख लिखवाए, उनके बारे में हम अच्छे से पढ़ेंगे। तो दोस्तों, बिना देर के हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाना, ताकि हम जब भी क्लास अपलोड करें तो आपको समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो दोस्तों, गुर्जर प्रत्याहार वंश। दोस्तों, गुर्जर प्रत्याहार वंश में हमने पिछली क्लास में बताया था कि मोहम्मद नैन्सी ने गुर्जर प्रत्याहार वंश की सभी शाखाओं का वर्णन किया। तो गुर्जर प्रत्याहार वंश की मोहम्मद नैन्सी ने गुर्जर प्रत्याहार वंश की सभी शाखाओं का उल्लेख किया। दोस्तों, गुर्जर प्रत्याहार वंश की मोहम्मद नैन्सी ने नैन्सी ख्यात में सभी शाखाओं का उल्लेख किया, ठीक है। जिसमें से प्रमुख शाखा जैसे यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, मंडोर, दूसरी है भीनमाल, कन्नौज, और उज्जैन। तो दोस्तों, गुर्जर प्रत्याहार वंश की मोहम्मद नैन्सी ने 26 शाखाओं का उल्लेख किया, जिसमें से प्रमुख शाखा मंडोर, भीनमाल, कन्नौज और उज्जैन है। तो दोस्तों, सबसे पहले मंडोर शाखा के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि मंडोर शाखा का संस्थापक कौन था और मंडोर को अपनी राजधानी किसने बनाया, उनके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम मंडोर शाखा के बारे में पढ़ लेते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं लिखता हूँ मंडोर शाखा। सबसे पहले हम मंडोर शाखा के बारे में पढ़ेंगे, बाद में हम राजस्थान में भीलमाल शाखा के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो मंडोर शाखा। तो दोस्तों, मंडोर शाखा का गुर्जर प्रत्याहार वंश का जो आदि पुरुष, गुर्जर प्रत्याहार का आदि पुरुष या मूल पुरुष, आदि पुरुष बोल दो या मूल पुरुष बोल दो, एक ही बात है। तो गुर्जर प्रत्याहार वंश का आदि पुरुष या मूल पुरुष कौन था? तो दोस्तों, गुर्जर प्रत्याहार वंश का आदि पुरुष या मूल पुरुष हरिश्चंद्र था। तो दोस्तों, हरिश्चंद्र आदि पुरुष कौन था या मूल पुरुष कौन था? हरिश्चंद्र। तो दोस्तों, गुर्जर प्रत्याहार वंश की जो वंशावली की जानकारी मिलती है हमें, वो बाहु प्रशस्ति और कटियाला अभिलेख से मिलती है। दोस्तों, पिछली क्लास में हमने पढ़ाया था कि गुर्जर प्रत्याहार वंश की जो वंशावली की जानकारी हमें मिलती है वो हमें कहाँ से मिलती है? बाहु प्रशस्ति जो 837 ईस्वी की है, और एक कटियाला अभिलेख है जो 861 ईस्वी का है। उनसे हमें गुर्जर प्रत्याहार वंश की वंशावली मिलती है। उसमें बताया गया कि जो गुर्जर प्रत्याहार वंश का जो आदि पुरुष या मूल पुरुष था वो हरिश्चंद्र था, ठीक है। और दोस्तों, उसमें हमें और जानकारी मिलती है कि तो दोस्तों, ये हरिश्चंद्र था, ये योग क्रिया में निपुण था। इसमें हमें जानकारी मिलती है कि ये योग क्रिया में निपुण था, इनका शरीर एकदम फ्लेक्सिबल था, ऐसा इनकी जानकारी मिलती है इसमें कटियाला अभिलेख और बाहु प्रशस्ति में। योग क्रिया में निपुण था। इसमें और जानकारी मिलती है हमें कि ये वेद शास्त्रों का ज्ञाता भी था। कौन? हरिश्चंद्र। यह हरिश्चंद्र है जो वेद शास्त्रों का ज्ञाता था, योग क्रिया में निपुण था। और इसमें यह जानकारी भी मिलती है कि हरिश्चंद्र की दो रानियां थी। हरिश्चंद्र की दो रानियां थी। उसमें थी एक थी रानी थी ब्राह्मणी रानी, और दूसरी रानी थी क्षत्रिय रानी। तो दोस्तों, हरिश्चंद्र की दो रानियां थी, एक तो ब्राह्मणी रानी, एक क्षत्रिय रानी। तो दोस्तों, जो ब्राह्मणी रानी से जो पुत्र पैदा हुए वो ब्राह्मण प्रत्याहार कहलाए। ब्राह्मण
प्रत्यार कहलाए। और क्षत्रिय रानी से जो पुत्र पैदा हुआ है वो क्षत्रिय प्रत्यार कहलाए, क्षत्रिय प्रत्यार कहलाए। और दोस्तों जो क्षत्रिय रानी थी, जो अभिलेखों में जानकारी मिलती है कि क्षत्रिय रानी से 4 पुत्र हुए थे हरिश्चंद्र के। तो क्षत्रिय रानी से क्षत्रिय रानी से 4 पुत्र हुए थे, 4 पुत्र हुए थे। एक का नाम है भोगभट, भोगभट, और एक का नाम है कक, और एक का नाम है रज्जिल, और एक का नाम है दह। हरिश्चंद्र की 2 रानियां थी और क्षत्रिय रानी की जानकारी अभिलेख में मिलती है कि इस रानी के 4 पुत्र हुए थे। जो पहला है भोगभट, कक, रज्जिल और दह। और दोस्तों जो ब्राह्मणी रानी से जो पुत्र पैदा हुए वो ब्राह्मण प्रत्यार कहलाया, यानी उनका वंशज ब्राह्मण प्रत्यार कहलाया। और दोस्तों उनकी जानकारी हमें अभिलेखों में नहीं मिलती है, क्योंकि दोस्तों उन्होंने राजपाट छोड़ दिया था। वो राजपाट किसने संभाला था? क्षत्रिय रानी से जो प्रत्यार हुए थे, जो भोगभट, कक, रज्जिल, दह। तो दोस्तों इनकी वंशावली यहीं से शुरू होती है। तो दोस्तों इनकी जानकारी तो हमें अभिलेखों के द्वारा मिल जाती है, लेकिन इन ब्राह्मणी रानी जो ब्राह्मण प्रत्यार हुए इनकी जानकारी हमें अभिलेखों में नहीं मिलती है, क्योंकि इन्होंने अभिलेख लिखवाई नहीं, तो उसकी जानकारी नहीं मिलती हमें। ठीक है। तो दोस्तों गुर्जर प्रत्यार वंश की मोहनत नरसिंह ने 26 शाखाओं को ले किया, जिसमें से प्रमुख शाखा मंडोर, भीनमाल, कनौज और उज्जैन है। ठीक है। तो दोस्तों सबसे पहले हम मंडोर शाखा के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। तो मंडोर शाखा का जो आदि पुरुष या मूल पुरुष का बात एक ही है। तो मूल पुरुष कौन था? हरिश्चंद्र। और दोस्तों जो हरिश्चंद्र था ये आदि पुरुष, यानी कि मुंडो जो गुर्जर प्रत्यार वंश का जो मूल पुरुष, ये आदि पुरुष, यानी कि सबसे पहले शुरुआती गुर्जर प्रत्यार वंश की कहाँ से हुई थी? हरिश्चंद्र से हुई थी। तो जो हरिश्चंद्र था जो योग क्रिया में निपुण था, वेद शास्त्रों का भी ज्ञाता था। दोस्तों ये जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? तो दोस्तों ये जानकारी हमें जो हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि बाहु प्रशस्ति और घंटियाला अभिलेख, बाहु प्रशस्ति बाहु नामक राजा ने लिखवाई थी, और घंटियाला अभिलेख जो कुकुक नामक राजा ने लिखवाई थी। ठीक है। उसमें जानकारी हमें मिलती है कि हरिश्चंद्र योग क्रिया में निपुण था, वेद शास्त्रों का ज्ञाता था। ठीक है। और हरिश्चंद्र की 2 रानियां थी, जिसमें एक तो ब्राह्मणी रानी और एक क्षत्रिय रानी। ब्राह्मणी रानी से जो पुत्र पैदा हुए वो ब्राह्मण प्रत्यार कहलाए, और क्षत्रिय रानी से जो पुत्र पैदा हुए वो क्षत्रिय प्रत्यार कहलाए। ठीक है। और दोस्तों जो क्षत्रिय रानी थी भद्रा, उनसे 4 पुत्र हुए थे। तो क्षत्रिय रानी कौन थी? भद्रा। क्षत्रिय रानी भद्रा से 4 पुत्र हुए थे, भोगभट, कक, रज्जिल और दह। ठीक है। अब दोस्तों जो गुर्जर प्रत्यार वंश की जो मंडोर शाखा है, अब तो उनकी वंशावली कहाँ से शुरू होगी? इनसे शुरू होगी। तो इनके बारे में और आगे बढ़ते हैं। तो इसको मैं मिटा देता हूँ। मंडोर शाखा, प्रथम पुरुष कौन था? हरिश्चंद्र। ठीक है। प्रथम पुरुष ये था हरिश्चंद्र। और हरिश्चंद्र के 4 पुत्र हुए थे। पहला है भोगभट, कक और रज्जिल और दह। तो दोस्तों भोगभट, कक और रज्जिल और दह, ठीक है, इन चारों ने मिलकर मंडोर को जीता। तो इन चारों ने मिलकर क्या किया? मंडोर को जीत लिया, मंडोर को जीता। किन है? इस चारों ने मिलकर मंडोर को जीता, और मंडोर का परकोटा बनवाया। तो दोस्तों जो मंडोर को किसने जीता था? भोगभट, कक, रज्जिल और दह ने जीता था। ठीक है। मंडोर को जीता और मंडोर ने चारों मिलकर जीता, और इनका मंडोर का परकोटा का निर्माण करवाया, यानी इन्होंने परकोटा बनवाया था। और उसके बाद मंडोर का शासक बन जाता है, मंडोर का शासक।
जो मंडोर का शासक बनता है, मंडोर का शासक वो रजिल बनता है, रजिल बनता है। मंडोर का जो शासक बनता है वो रजिल बनता है, रजिल, रजिल बनता है। यानी कि दोस्तों मंडोर शाखा का जो आदि पुरुष हरिश्चंद्र था, इनके 4 पुत्र हुए थे, भोग, भट्ट, कक, रजिल, उदर। ये किनके पुत्र थे? ये बदर रानी जो क्षत्रिय रानी थी उनके 4 पुत्र थे, भोग, भट्ट, कक, रजिल, उदर। इन चारों ने मिलकर दोस्तों मंडोर को जीता। ठीक है दोस्तों, ये मंडोर किन से जीता उनकी जानकारी हमें ब्लैक में नहीं मिलती है। ठीक है, लेकिन इनमें जानकारी यही मिलती है कि भोग, भट्ट, कक और रजिल ने मंडोर को जीता। और जो मंडोर जीतने के बाद दोस्तों इनका जो शासक बनता है वो कौन बनता है? वो रजिल बनता है। और दोस्तों साथ में हमें ये जानकारी भी मिलती है कि जो गुर्जर प्रतिहार वंश की जो वंशावली मिलती है वो रजिल से शुरू होती है। तो गुर्जर प्रतिहार वंश की, गुर्जर प्रतिहार वंश की जो वंशावली मिलती है प्राप्त होती है, प्राप्त होती है, वो कौन से राज्य से प्राप्त होती है? तो रजिल से प्राप्त होती है। अगर दोस्तों परीक्षा में प्रश्न आ जाए कि गुर्जर प्रतिहार वंश की जो वंशावली प्राप्त होती है वो कहाँ से प्राप्त होती है? तो रजिल से प्राप्त होती है। ठीक है, तो दोस्तों गुर्जर प्रतिहार वंश का जो आदि पुरुष था वो कौन था? हरिश्चंद्र। ठीक है, हरिश्चंद्र। उसके बाद राजा कौन बना? उसके बाद इसका पुत्र रजिल बना। इसके बाद इसका राजा कौन बना? रजिल बना। रजिल की दोस्तों जानकारी नहीं मिलती इतनी। ठीक है, इसने ये बताता है कि इनकी वंशावली इससे रजिल से शुरू होती है। उसके बाद दोस्तों एक राजा बना नरभट्ट, नरभट्ट। दोस्तों इनकी भी कोई जानकारी नहीं मिलती है, लेकिन दोस्तों वंशावली मिलता है कि हरिश्चंद्र के बाद रजिल बना, रजिल के बाद नरभट्ट बना, और नरभट्ट की एक उपाधि है, याद रखो तो ठीक है, बाकी कोई मतलब नहीं है, पहला पहली। इनकी एक उपाधि है पहला पहली नरभट्ट की। ठीक है, इनकी भी जानकारी इतनी नहीं मिलती है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों नरभट्ट के बाद एक राजा आता है नागभट्ट। ठीक है, एक नागभट्ट है, ये नागभट्ट प्रथम है। ठीक है, हरिश्चंद्र के बाद राजा कौन बनना? रजिल। रजिल से गुर्जर प्रतिहार वंश की जो वंशावली प्राप्त होती है वो रजिल से शुरू होती है। उसके बाद राजा बनता है नरभट्ट। नरभट्ट इनकी एक उपाधि है पहला पहली। ठीक है, नरभट्ट के बाद इसमें राजा कौन बनता है? नागभट्ट। तो दोस्तों नागभट्ट प्रथम है। तो दोस्तों नागभट्ट प्रथम से हम पढ़ते हैं, नागभट्ट प्रथम। तो दोस्तों जो नागभट्ट है प्रथम है, ठीक है, ये नागभट्ट इसको नाहड़ भी कहते हैं, इसको नाहड़ भी कहते हैं, नागभट्ट प्रथम को नाहड़ भी कहते हैं। और दोस्तों इसी ने मंडोर को अपनी राजधानी बनाया था। तो दोस्तों अगर परीक्षा में प्रश्न आ जाए कि मंडोर को अपनी राजधानी किसने बनाया था सर्वप्रथम, तो मंडोर की अपनी राजधानी नागभट्ट प्रथम ने बनाई थी। तो मंडोर को अपनी राजधानी बनाया था। मंडोर को अपनी राजधानी किसने बनाया था? नागभट्ट प्रथम ने। ठीक है, और दोस्तों जो नागभट्ट प्रथम है इसको मंडोर शाखा का जो वास्तविक संस्थापक भी कहा जाता है। इसको नागभट्ट प्रथम को मंडोर शाखा का, मंडोर शाखा का वास्तविक संस्थापक भी कहा जाता है, कहा जाता है। यानी दोस्तों गुर्जर प्रतिहार वंश का जो संस्थापक था वो कौन था? हरिश्चंद्र। और अगर परीक्षा में प्रश्न आ जाए कि मंडोर शाखा का जो संस्थापक था वो कौन था? नागभट्ट प्रथम। ठीक है, इसको नाहड़ भी कहते हैं, नागभट्ट प्रथम को नाहड़ भी कहते हैं। और नागभट्ट प्रथम ने मंडोर को अपनी राजधानी बनाया था, और नागभट्ट प्रथम को मंडोर शाखा का वास्तविक संस्थापक भी कहा जाता है। और दोस्तों नागभट्ट के 2 पुत्र थे, 2 पुत्र थे। दोस्तों इनकी रानी कौन थी, एक पुत्र किसके थे, इसकी जानकारी हमें अभिलेख में नहीं मिलती है। ठीक है,
जो हमें अभिलेख में जानकारी मिलती है उनके बारे में हम बता सकते हैं। तो दोस्तों नागभट्ट प्रथम की 2 पुत्र थे, ठीक है। एक का नाम है तात, एक का नाम है भोज, ठीक है। दोस्तों ये तात पुत्र था, ये एकदम सिंपल आदमी था, ठीक है। इसको राज्यपाट से कुछ लेना देना नहीं था, ठीक है। तो इसने क्या किया कि संन्यास ले लिया, ठीक है। ये इन्होंने मंडोर में मांडव ऋषि नाम का एक स्थान है, मंडोर में मांडव ऋषि नाम का स्थान है, तो वहाँ पर उन्होंने जाकर संन्यास ले लिया, मतलब उन्होंने राजपाट छोड़ दिया था। और बोझ को कहा कि मतलब बोझ का भाई था, तो बोझ को कहा कि तू ही राजपाट संभाल, ठीक है। तो दोस्तों जो नागभट्ट प्रथम के बाद जो राजा बनता है वो कौन बनता है? बोझ बनता है, ठीक है। तो दोस्तों मेरे हिसाब से आपको समझ में आ रहा होगा कि जो मंडोर शाखा का जो वास्तविक मूल पुरुष या आदि पुरुष कौन था? हरिश्चंद्र, ठीक है। उसके बाद उसके 4 पुत्र हुए थे, रज्जिल, भोगभट, कक और दह, ठीक है। इन चारों ने मिलकर मंडोर को जीता और उनके प्रकोट का निर्माण करवाया, ठीक है। उसके बाद उनका शासक मतलब जो मंडोर का जो शासक बनता है वो कौन बनता है? रज्जिल बनता है, ठीक है। रज्जिल के बाद दोस्तों उनका पुत्र आता है नरभट्ट, नरभट्ट बनता है, ठीक है। उसके बाद मंडोर का जो शासक बनता है वो कौन बनता है? नरभट्ट। नरभट्ट की दोस्तों एक उपाधि है, ज़्यादा कुछ आज याद रखने की जरूरत नहीं, क्योंकि एग्जाम में सिर्फ ऐसे आते हैं कि इसकी जो पहला पहली है ये उपाधि किसकी है? नरभट्ट की है, ठीक है। नरभट्ट के बाद दोस्तों आता है नागभट्ट प्रथम। नागभट्ट प्रथम को नाड़ भी कहते हैं। नागभट्ट प्रथम ने मंडोर को अपनी राजधानी बनाया। नागभट्ट प्रथम ने मंडोर शाखा को वास्तविक संस्थापक भी कहा जाता है। दोस्तों परीक्षा में हर बार पूछा जाता है कि मंडोर शाखा का वास्तविक संस्थापक किसे कहा जाता है, तो नागभट्ट प्रथम होगा, वो हरिश्चंद्र नहीं होगा। हरिश्चंद्र तो गुर्जर प्रत्यार वंश का संस्थापक है, ठीक है। और मंडोर शाखा का जो वास्तविक संस्थापक है वो कौन है? ये है हमारा नागभट्ट प्रथम, ठीक है। नागभट्ट प्रथम के 2 पुत्र थे, तात और भोज। तो दोस्तों तात ने तो संन्यास धारण कर लिया था, मंडोर में मांडव ऋषि नामक स्थान पर मतलब तपस्या करने लगे। और भोज को बोला कि राजपाट मार नहीं जावे, तो खुद ही राजपाट संभाल। तो दोस्तों तात ने भोज को राजपाट सौंप दिया था, क्योंकि दोस्तों ये बड़ा पुत्र था, ये छोटा पुत्र था। तो दोस्तों बड़े भाई ने संन्यास ले लिया और अपने छोटे भाई को बोला कि तू ही राजपाट संभाल। तो दोस्तों उसके बाद नागभट्ट प्रथम के बाद दोस्तों जो शासक बनता है वो कौन बनता है? भोज बनता है, ठीक है। तो दोस्तों आगे और हम पढ़ते हैं, तो इसको मिटा देता हूँ। तो नागभट्ट प्रथम के बाद शासक कौन बनता है? भोज बनता है, ठीक है। दोस्तों भोज की जानकारी भी हमें अभिलेख में इतनी जानकारी मिलती भी नहीं है, तो ऐसा याद रखना है कि बस इसका क्रम याद रखना है कि हरिश्चंद्र के बाद कौन शासक बना? रजिल, रजिल के बाद नरभट्ट, नरभट्ट के बाद नागभट्ट प्रथम, नागभट्ट प्रथम के बाद भोज। उसके बाद शासक कौन बनता है दोस्तों? उसके बाद शासक बनता है यशोवर्धन, यशोवर्धन, ठीक है। इनकी भी जानकारी नहीं मिलती हमें, बस इनका क्रम याद रखना है। भोज के बाद यशोवर्धन, यशोवर्धन के बाद शासक बनता है हमारे चंदूक, चंदूक, ठीक है। और चंदूक की जानकारी भी हमें अभिलेख में प्राप्त नहीं होती है। तो दोस्तों चंदू के बाद जो शासक बनता है वो कौन बनता है? शिलूक। चंदू के बाद जो राजा शासक बनता है वो कौन बनता है? शिलूक। तो दोस्तों शिलूक के बारे में पढ़ते हैं। शिलूक मंडोर शाखा का जो अगला शासक था कौन था? शिलूक। तो दोस्तों जो अभिलेख में शिलूक के बारे में जानकारी मिलती है कि इसने त्रिवेणी, त्रिवेणी और वल देश को, वल देश को जीतकर अपने राज्य में मिलाया, जीतकर अपने राज्य में मिलाया। दोस्तों अभिलेख में जानकारी मिलती है कि शिलूक ने त्रिवेणी, त्रिवेणी यानी फलोदी स्थान, जो फलोदी स्थान है ना उसको पहले त्रिवेणी बोला जाता। वल यानी जैसलमेर, जैसलमेर यानी शिलूक ने फलोदी और जैसलमेर को मतलब देश को जीतकर अपने राज्य में मिलाया, मंडोर में मिलाया। तथा वलमंडल, वलमंडल वही जैसलमेर वाला इलाका, वलमंडल के भाटी
पाटी देवराज से उनका छत्र छीन लिया था, छत्र छीन लिया था। तो दोस्तों जो अभिलेख में जानकारी मिलती है कि हरिश्चंद्र के बाद राजा कौन रजिल बना, रजिल के बाद नरभट्ट, नरभट्ट के बाद नागभट्ट, बाद में भोज, यशोवर्धन और चंदू। चंदू के बाद दोस्तों जो शासक बनता है मंडोर का वो कौन बनता है, शिल्लू। शिल्लू की जानकारी मिलती है कि त्रिवेणी यानी फलोदी, वह वलदेश, वलदेश कौन, तो जैसलमेर वाला इलाका, ठीक है, जैसलमेर को जीतकर अपने राज्य में मिलाया तथा वलमंडल के बाटी देवराज से उनका छत्र छीन लिया था। वलमंडल वही जैसलमेर वाला क्षेत्र। तो उन क्षेत्र में दोस्तों बाटी देवराज नामक राजा था, तो उनसे उनका जो छत्र छीन लिया था, किसने छीना था, शिल्लू ने। तो दोस्तों ये जानकारी हमें मिलती है। तो दोस्तों जो शिल्लू के बाद जो मंडोर का शासक बनता है वो कौन बनता है, तो मंडोर के बाद जो शासक बनता है वो बनता है कक। कक नाम का राजा मंडोर का शासक बनता है। तो अब हम कक के बारे में पढ़ते हैं। तो दोस्तों इसको मैं मिटा देता हूँ।